देखिए सीआरपीसी में आपका सेक्शन 357 पढ़ाया जा रहा था, यानी कि सेक्शन आप थ्री। इसके पहले हमने आपका एक दो पॉइंट छूटा था, उसको बता दिया जाए। आपका डेथ सेंटेंस के बारे में एक दो पॉइंट छूट गया था, और वह ये छूटा था कि जो मृत्युदंड दिया जाएगा न्यायालय द्वारा, वह कैसे मैटर में दिया जाएगा, यानी कि किन मामलों में न्यायालय किसी अभियुक्त को फांसी की सजा या मृत्युदंड देगा। तो इसके लिए एक केस आया, बच्चन सिंह या बेचन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का। यानी कि कहीं बच्चन सिंह भी लिखा जाता है और कहीं बेचन सिंह भी लिखा गया है, लेकिन ज्यादातर जो आगे बैठे हो, आके आगे बैठिए, इधर इधर आ जाइए, नए लोग भाई आगे बैठे कहाँ पीछे। यानी कि बेचन बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि जो डेथ सेंटेंस या फांसी की सजा दी जाएगी, वह आपका रियरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज में, यानी कि विरल से विरलतम मामले में, या अपूर्व से अपूर्वतम मामले में, या क्रूर से क्रूरतम मामले में, अर्थात जहां क्रूरता की हदें क्या कर दी गई हो, पार, ऐसे मामलों में फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो केस याद रखिए कौन सा है, बच्चन सिंह या बेचन सिंह। इसके बाद आपका जो हमें पढ़ना है 357 से, आपका क्वेश्चन लगातार इधर जो दो तीन धाराएं हैं, आपका इन धाराओं से लगातार प्री और मेंस में क्वेश्चन बन रहा है। 357 से भी भविष्य में मेंस में क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। जब भी आपका 357 कर लिया जाए, सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 2W, फिर 2WA के बाद आपका 357 पढ़ेंगे। फिर 357 के बाद जो आपको पढ़ना है 421, यानी कि सीआरपीसी की धारा 421 पढ़ना है, यानी कि 421। देखिए आपका तीन धाराओं को एक साथ पढ़ना है। 2WA परिभाषा की धारा, फिर आपका 357 प्रतिकर के लिए आदेश, और आपका जुर्माने की वसूली, तो 421 में दिया गया है। और ये तीनों सेक्शन एक साथ पढ़ने हैं, यानी कि रीड विथ करके पढ़ना है, अर्थात सपठित पढ़ना है। सबसे पहले आइए आपका 2WA, लगातार क्वेश्चन इस पर, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, और पिछली बार उत्तराखंड पीसीएसजे में भी अभी जो हुआ है एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन बना था। और आपका 2WA में विक्टिम, विक्टिम यानी कि आहत को परिभाषित किया गया है, आहत यानी कि पीड़ित को परिभाषित किया गया है। तो बिहार जो देगा वो पीड़ित नहीं लिखेगा, वो कभी भी पीड़ित नहीं लिखता, बिहार आयोग आहत लिखता है, यूपी आयोग आपका पीड़ित लिखता है, और इंग्लिश में विक्टिम लिखा जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपका इस बार उत्तराखंड में बना था कि भाई मॉडल भी हमें चलते रहना है पढ़ाते समय, जो जो राज्यों में बना है और आगे जो बन सकता है। उत्तराखंड में जो मॉडल इस बार बना था कि कौन सुमेलित नहीं है, ये जे में बना था। सीआरपीसी की का सेक्शन 2 से चार परिभाषाएं दी गई थी, और पीड़ित या आहत को भी परिभाषित किया गया था, लेकिन 2W तो लिखा था, और देखिए कितना हल्का सा मिस्टेक किया और आपका ए छोड़ दिया। तो यही चूंकि पीड़ित की परिभाषा 2WA में है,
और आपका 2W दिया और ए छोड़ दिया, यानी कि यही आपका ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि यही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए था, 2W है। तो जो नए लड़के हैं वो अगर भरम भरम जाएंगे, क्योंकि देखेंगे कि सब कुछ तो सही ही दिख रहा है पहली नज़र में, लेकिन एक केवल शब्द क्या किया था, मिस किया था। दूसरा क्वेश्चन जो एमपी ने बनाया है, पहले तो 2WA में पीड़ित की परिभाषा दी गई है। अब पीड़ित का मतलब क्या होता है आपको ये जानना है। अब एमपी ने जो बनाया वह मॉडल अलग बनाया और ये बनाया कि पीड़ित या विक्टिम या आहत में कौन शामिल है। तो 3 लोग शामिल हैं, ये तीनों पीड़ित माने जाएंगे। कौन कौन? जिसके प्रति अपराध किया गया है, यानी कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और ए के प्रति अपराध कोई किया गया, तो क्या ए पीड़ित माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। दूसरा, ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्ति के संरक्षक संरक्षक यानी कि गार्जियन, यानी कि सामान्यतः माता पिता नहीं है, तो जिसके गार्जियनशिप में वह व्यक्ति है, यानी कि जो संरक्षक होते हैं, गार्जियन होते हैं, उन्हें भी आहत माना जाता है। यानी कि अगर पुत्र या पुत्री के प्रति अपराध किया गया है तो उनके माता पिता भी आहत माने जाएंगे। तीसरा जो है, इनके विधिक वारिस का मतलब ये हुआ उत्तराधिकारी। किसका उत्तराधिकारी? ए का, यानी कि मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, उसकी हत्या हो गई, तो जो उसके लीगल हियर होंगे, विधिक उत्तराधिकारी होंगे, पुत्र पुत्री और पत्नी इत्यादि, ये भी आहत माने जाएंगे। तो अब आपका एमपी ने बनाया कि आहत में कौन शामिल है, तो उपर्युक्त क्या मार देंगे, सभी। जिसके जिसके प्रति अपराध किया गया वह भी पीड़ित, उसका गार्जियन भी पीड़ित और इसका क्या, उत्तराधिकारी भी पीड़ित माने जाएंगे। अब इन्हीं पीड़ितों को, यानी कि ये जो विक्टिम हो गए, इनको न्यायालय कंपसेशन दिलवा सकता है, प्रतिकर दिलवा सकता है, अर्थात मुआवजा दिलवा सकता है। और किस सेक्शन के तहत? 357। तो तुरंत आपका जैसे ही पीड़ित की परिभाषा पढ़िए, तुरंत कौन सा सेक्शन ऐड करना है? 35। अब ये देख भाई, अब 357 की भूमिका कल माथी गई थी। अब भूमिका नहीं, डायरेक्ट कहाँ आया जाए आपका बेयर एक्ट पर। और देखिए, एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं आपका, बैठिए, एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं वह काफी महत्वपूर्ण है। इधर से देखिए भाई, एक एक शब्दशः देखिए। और आपका कल भूमिका हम बता चुके थे। बेयर एक्ट की भाषा देखिए और एक एक शब्दों को समझिए। भाई आपका सेक्शन भी याद रखना है। पीड़ित को प्रतिकर देने का आदेश न्यायालय किस धारा के तहत देता है, ये भी क्वेश्चन अभी पिछली बार ही उत्तराखंड जे में आया। यानी कि यहाँ से कोरिलेट करके हमने जो बताया, उत्तराखंड जे में 2 क्वेश्चन आपको मिल गया, एक परिभाषा से और दूसरा 357। भाई एपीओ में भी आ सकता है उत्तराखंड, चांस है पूरा। देखिए शब्दशः, प्रतिकर देने का आदेश, कल फिर एक बार हम बता दें, कल बताया भी गया था कि जो फाइन होता है, जो जुर्माना होता है, वह दंड का एक रूप होता है, जबकि जो प्रतिकर होता है यह दंड का रूप नहीं होता, बल्कि जितना नुकसान हुआ रहता है उसकी भरपाई की जाती है। जुर्माना सरकार के कोष में जाता है, राजकोष में जाता है, जबकि जो कंपसेशन होगा आहत को दिलवाया जाएगा। और आहत कौन होगा?
ये सबसे पहले हमने आज क्या बताया, आहत। यानी कि 357 के तहत जो कंपसेशन दिलवाया जाएगा वह 2WA वाले पीड़ित या आहत को दिलवाया जाएगा। थोड़ा सतर्क रहिएगा क्योंकि आपका कोरिलेट करके पढ़ाया जा रहा है। देखिए आपका पहला खंड देखिए, जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन, उपयोजन मतलब कि अप्लाई किस में किया जाए, यानी कि वह पैसा किस में लगाया जाए। तो पहले इतने शब्दों को समझिए। यानी कि पहला क्लास ये कहता है कि न्यायालय है किसी अभियुक्त को दंडित करता है, चाहे केवल जुर्माना लगा से दंडनीय अपराध हो या कारावास और जुर्माने से दंडनीय हो, यहाँ तक कि अगर किसी अभियुक्त को फांसी की सजा भी देता है और न्यायालय का यह विचार है कि जुर्म न्यायालय अगर चाहें, यानी कि न्यायालय का यह विवेकाधिकार है, बाध्य नहीं है, क्या है, ये भी पूछ सकता है कि 357 के तहत जुर्माने की रकम में से कंपसेशन दिलवाना बाध्यकारी है कि न्यायालय का विवेकाधिकार है, तो बाध्यकारी नहीं है, करेगा नहीं, बल्कि लिखा गया है आदेश दे सकता है। सकता है का मतलब कि विवेक है, चाहे दे या न दे, और एक शब्द यही रहता कि न्यायालय आदेश देगा, तब न्यायालय के लिए क्या रहता, बाध्यकारी। यानी कि एक लाइन ये भी निकालना है कंपटीशन के लिए क्वेश्चन कि सेक्शन 357 के तहत जुर्माने की रकम में से प्रतिकर दिलवाना ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है, चाहे न्यायालय दिलवाए या दिलवाने से इनकार कर दे। देखिए अगला शब्द भाई, न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन, उपयोजन माने एडजस्टमेंट, या अप्लाइड कहाँ किया जाए, यानी कि जो पूरा जुर्माना है या जुर्माने का कुछ हिस्सा है उसको कहाँ लगाया जाए। भाई अगर कहीं आदेश नहीं देता तो राजकोष में जाएगा, और आदेश देता है अगर 357 के तहत तो कहाँ कहाँ उसको लगाया जाएगा। ये न्यायालय आदेश दे सकता है या तो जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ भाग। अब देखिए कहाँ कहाँ न्यायालय आदेश देगा कि ये जुर्माना लगाया जाए सरकार के खाते में न जमा करके, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाए, इसकी लिस्ट दी गई है। एक एक लिस्ट देखिए। पहला क्या दिया गया है, ए, खंड 1 का ए चल रहा है, अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने के लिए किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मुकदमा चलाने में जितने उचित व्यय लगे हैं उस जुर्माने में से उन खर्चों को दिया जाए। यानी कि पहला क्या कर सकता है, फिर एक बार याद रखिए, केवल पीड़ित को ही प्रतिकर नहीं दिलवाया जाता। इस धारा के तहत न्यायालय को पहला ये अधिकार है कि जितना मुकदमा चलाने में खर्चा लगा है अनुचित रूप से नहीं बल्कि किस रूप में, उचित रूप से, जुर्माना जो अभियुक्त पर लगाया गया है वह सरकारी खजाने में न जमा करके मुकदमा चलाने में जितना खर्चा लगा है पहले उस खर्चे में उसका उपयोजन किया जाए, यानी कि उस खर्चे में उसको एडजस्ट किया जाए, यानी कि उस खर्चे को दिया जाए। किसमें से दिया जाए, जुर्माने में से। पहला ये नियम निकला। बी देखिए, उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करे
या ऐसे अपराध, देखिए भाई दूसरा आपका, फिर देखिए एक बार, वो सी हो गया। बी देखिए, किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता था। यानी कि दूसरी कंडीशन ये उत्पन्न होती है कि अगर न्यायालय किसी अभियुक्त को सजा देता है और उसमें उसे जुर्माना भी लगाता है, तो न्यायालय अभियुक्त से पीड़ित को आपका प्रतिकर दिलवा सकता है। लेकिन कब प्रतिकर दिलवा सकता है, अब ये देखा जाएगा कि क्या पीड़ित सिविल वाद दायर करके ऐसे मामलों में अभियुक्त से प्रतिकर वसूल करने का, बैठिए भाई, हकदार हैं कि नहीं, अब ये देखा जाएगा। तो कम से कम एक दो उदाहरण आप लोग बताइए जिसमें कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा। आवाज कट रही है भाई। हेलो। देखिए, अब एक दो उदाहरण ऐसे हमें देखने हैं जहां की अभियुक्त के खिलाफ पीड़ित मुकदमा करके सिविल वाद लाकर और क्या वसूल सकता था, मुआवजा। सबसे पहले हम देखते हैं आपका डिफमेनेशन ही देखते हैं, यानी कि मानहानि, यही सही रहेगा। मानहानि के मामलों में आपका क्रिमिनल मुकदमा भी चल सकता है और सिविल मुकदमा भी चल सकता है। आपराधिक मुकदमा चलाकर अभियुक्त को सजा दिलवाई जा सकती है और सिविल सूट दायर करके आपका प्रतिवादी से, माने उसी अभियुक्त से वादी यानी कि पीड़ित मुआवजा भी वसूल सकता है। अब न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मानहानि के लिए दंडित किया और उस पर जुर्माना भी लगाया, और न्यायालय की यह राय है कि जुर्माने की रकम में से पीड़ित को मुआवजा भी दिलवा दिया जाए, यानी कि कंपसेशन भी दिलवा दिया जाए। ऐसी दशा में न्यायालय ये देखेगा कि क्या पीड़ित इस मामले में सिविल वाद लाकर अभियुक्त के विरुद्ध सिविल वाद लाकर अभियुक्त से मुआवजा वसूल सकता था। अगर सकता था तो ऐसी दशा में आपराधिक न्यायालय जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ भाग किसको प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दे सकता है, पीड़ित को। सी देखिए, आपका ये दूसरा खंड रहा सी। उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के या ऐसे अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, उन व्यक्तियों को जो ऐसी मृत्यु से अपने को हानि के लिए दंडाधिष्ट व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अधीन हकदार हैं, प्रतिकर देने में किया जाए। यानी कि तीसरा पॉइंट ये आया कि अगर कोई अभियुक्त है, न्यायालय उसे सजा देता है, पीड़ित की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी दशा में अगर न्यायालय ये देखता है कि जो पीड़ित के परिवार वाले थे वह अभियुक्त से इसके लिए क्या वसूल सकते थे, माने घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के तहत क्या वसूल सकते थे, मुआवजा। तो भले न वसूलें, 357 के तहत न्यायालय आपका पीड़ित के परिवार को प्रतिकर दिलवा सकता है, तो या तो जुर्माने की पूरी रकम दिलवा दे या उसका कुछ भाग। ये अधिकार है। डी देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग,
या छल भी है या चुराई हुई संपत्ति को उस दशा में जब वह यह जानता है या उसको यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करने या रखे रहने के लिए या उसके बयान में स्वेच्छा सहायता करने के लिए दोष सिद्ध किया जाए, तब ऐसी संपत्ति के सद्भावपूर्ण क्रेता को ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटा दिए जाने की दशा में उसकी हानि के लिए प्रतिकर देने में किया जाए। देखिए, इसको समझाना पड़ेगा भाई। एक उदाहरण आपका चोरी का लिया जाए सबसे अच्छा। देखिए, आपका मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ध्यान समझिएगा, और इसकी घड़ी थी, और इसकी जो घड़ी थी आपका कह सकते हैं कि बी बी ने चुराई। इसकी घड़ी को कौन चुराता है? बी। और बी जाकर इसकी घड़ी बी जाकर सी से मिलता है, और सी आपका दलाल निकलता है। सी जानता है कि ये घड़ी बी की नहीं है, बल्कि ये घड़ी किससे चुराई है? बी ने, ए से। और सी जाकर मामला सेट करता है। तो दलाल करते क्या है? आपका चोर को और आपका निर्दोष क्रेता को मिला देते हैं और अपना ये सामान रख लिया। मान लीजिए सी घड़ी ले लिया बी से और कहा कि हम बेचवा देंगे, तुम्हें पैसा दे देंगे। सी ने घड़ी किसको बेच दी? डी को। और कितने में बेच दी? 1000। डी बेचारा सद्भावी क्रेता है। सद्भावी क्रेता का मतलब ये हुआ कि डी को नहीं पता है कि ये घड़ी चोरी की है, और वह घड़ी का मूल्य देकर घड़ी को प्राप्त किया है। अब ऐसी दशा में घड़ी तो डी से छिन गई, और घड़ी डी से छिनकर जो मूल मालिक घड़ी का कौन था जिसकी चोरी हुई थी? ए, इसको दिया गया। और घड़ी के चुराई हुई घड़ी को रखने के जुर्म में या बेचने में सहायता करने के जुर्म में किसको सजा दे दी गई? सी को। तो चोर कौन हो गया? बी। और चुराया हुआ माल का प्रापक कौन हो गया? सी। निर्दोष क्रेता कौन हो गया? डी। तो बेचारा डी का कितना डूब गया? 1000। और बताइए, बी निर्दोष था कि इसका कोई दोष था? नहीं, ये डी जो लास्ट वाला था वो सद्भावना में घड़ी खरीदा था कि दुर्भावना में? सद्भावना का मतलब समझिए, पूरी जांच पड़ताल किया सच्चाई का। वह यह विश्वास किया कि वास्तव में घड़ी का मालिक सी है, लेकिन बाद में मालिक ए निकला। और डी से जो घड़ी वह चोरी का माल खरीदा था, न्यायालय ने उसे दिया, ए को दिलवा दिया। तो 357 ये कहती है कि जब सी को सजा दी जाए और सी पर फाइन लगाया जाए, तो इस फाइन में से या तो पूरी रकम या इसका कुछ भाग निर्दोष क्रेता को सद्भावना पूर्वक क्रय किया है। कौन था? डी को। ये सी पर जो जुर्माना लगा है का दिलवाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डी को उसका पैसा वापस करवाया जाएगा। किस में से? जो सी पर क्या लगा है? जुर्माना। एक सेकंड भाई, बैटरी चेंज करने दीजिए बार बार। ये एक बार चेक करिए तो आवाज जा रहे हैं ना थोड़ा ऑनलाइन में? हेलो, आवाज जा रही होगी वैसे। देखिए आपका, यानी कि ये चौथा खंड रहा, और भाई आपका उदाहरण एक सटीक बताया गया। अब आइए 357 का
आपका क्लाज 2 देखा जाए। पहला क्लाज काफी, तो 357 का जो क्लाज 1 था उसको फिर से एक बार पढ़ दिया जाए पूरी कहानी। 357 में केवल पीड़ित को ही प्रतिकर नहीं दिलवाया जाता, बल्कि न्यायालय को ये विवेकाधिकार है कि वह जुर्माने की रकम में से आपका जो खर्चा लगा है न्यायालय में मुकदमा चलाने में उसमें एडजस्ट करा दे। पीड़ित को क्या दिलवा दे, उसमें से प्रतिकर दिलवा दे। निर्दोष क्रेता को उसका धन दिलवा दे, या घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत क्या दिलवा दे, उसमें से जुर्माने में से प्रतिकर। तो केवल पीड़ित को प्रतिकर नहीं है, बल्कि आपका और भी बातें हैं। जहाँ की कास्ट की बात आई तो पीड़ित को प्रतिकर नहीं, बल्कि वो तो मुकदमे का क्या दिलवाया जा रहा है, खर्चा। यानी कि 357 थोड़ा व्यापक है। अगला देखिए क्लास 2। यदि जुर्माना ऐसे मामलों में किया जाता है जो अपीलनीय है, तो ऐसा कोई संदाय अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले, या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा। तो बहुत आसान है इसमें। अगर जुर्माना अभियुक्त पर लगाया गया है और मामला ऐसा है कि अभियुक्त उस दंडादेश के विरुद्ध आगे अपील करने का हक रखता है, तो जितना दिन अपील का समय रहता है उतना दिन तक जुर्माना वसूल कर प्रतिकर के रूप में नहीं दिलवाया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि अपील कर दी गई हो और अपील न्यायालय बाद में जाकर जुर्माने की रकम को या दंडादेश को उलट दिया। अतः जुर्माने की रकम जो प्रतिकर के रूप में दिलवाई जाएगी कब तक वसूली नहीं जाएगी, जब तक अपील का क्या है, समय। और अपील जब हो गई समय के अंदर, तो जब तक कि अपील पर फैसला न आ जाए तब तक ये रकम आपका दिलवाई नहीं जाएगी। मैंने समय बताया जा रहा। तीसरा देखिए, जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त को यह आदेश दे सकेगा कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे सजा दी गई है, जिस व्यक्ति को आपका नुकसान हुआ है, उसे प्रतिकर के रूप में रकम दे। एक और आपको पॉइंट मिला। आपका हो सकता है कि ये टेक्निकल पॉइंट आगे नए क्वेश्चन में बने। आपका ये बन सकता है कि 357 कब लागू होगी आपका। तो पहला ऑप्शन देगा ऐसे मामलों में जिसमें न्यायालय जुर्माना अधिरोपित कर सकता है, यानी कि ऐसे अपराधों में जिसमें न्यायालय अभियुक्त पर जुर्माना लगा सकता है। दूसरा ऑप्शन देगा ऐसे मामलों में जिनमें न्यायालय अभियुक्त पर जुर्माना नहीं लगा सकता। तीसरा ऑप्शन दोनों देगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्लाज 3 स्पष्ट करता है कि ऐसे मामलों में भी रकम न्यायालय द्वारा अभियुक्त से पीड़ित को दिलवाई जा सकती है, जिन मामलों में न्यायालय अभियुक्त पर क्या नहीं लगा सकता, जुर्माना। फिर एक बार इसको देखिए, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। यानी कि न्यायालय ऐसे मामलों में भी जुर्माना में से प्रतिकर दिलवा सकता है जहां वह अभियुक्त के ऊपर कानूनन जुर्माना लगा सकता है। और खंड 3 कहता है कि ऐसे मामलों में भी रकम दिलवा सकता है जिसमें कि उसे जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं। यानी कि चाहे न्यायालय जुर्माना लगा सकता हो उस अपराध के लिए या न लगा सकता हो, न्यायालय सभी मामलों में अभियुक्त से पीड़ित को क्या दिलवा सकता है, प्रतिकर।
काफी टेक्निकल ये प्रश्न है और आगे आ सकता है। अगला चौथा देखिए भाई, इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या सत्र न्यायालय द्वारा भी दिया जा सकता है जब वह अपने रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी कि अब समस्या देखिए क्या आती है कि प्रतिकर देने का आदेश कौन सा न्यायालय दे सकता है। दे देगा प्रारंभिक अधिकारिता वाला न्यायालय, अपील न्यायालय, रिवीजन न्यायालय, उपर्युक्त सभी। तो आप क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। फिर एक बार देखिए, यानी कि जो सबसे पहले न्यायालय में मुकदमा वो भी दे सकता है ये आदेश, जिस न्यायालय में अपील की गई है वह भी ये आदेश दे सकता है, और जो न्यायालय मामले का रिवीजन कर रहा है वह भी न्यायालय दे सकता है। ऐसा क्वेश्चन सीआरपीसी की धारा 106 में बनता है। फिर एक बार कोरिलेट करिए किस में बनता है। क्वेश्चन ये बनता है सीआरपीसी की धारा 106 में कि दोष सिद्धि पर, यानी कि कन्विक्ट करने पर, दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रत्याभूत की मांग कौन कर सकता है? तो दे देगा सत्र न्यायालय, दे देगा प्रथम वर्ग न्यायालय, अपील न्यायालय, उपर्युक्त सभी। या अपील की जगह रिवीजन न्यायालय दे दे, पुनरीक्षण जो आगे बताया जाएगा 400 इत्यादि में, पुनरीक्षण न्यायालय और उपर्युक्त सभी दे, तो आप क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। उसी प्रकार यहाँ भी थोड़ा समझिए अच्छे से कि 357 के तहत जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ भाग कंपसेशन या प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश कौन दे सकता है? तो आप दे देगा कि प्रारंभिक न्यायालय, फिर दे दूसरा अपील न्यायालय, तीसरा पुनरीक्षण न्यायालय माने निगरानी, और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा। अगला देखिए, पांचवा क्लास लास्ट, उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है हिसाब में लेगा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए भाई इसका फिर एक बार, आपका पांचवा क्लास भी टेक्निकल है। तो आप देखिए, ऊपर से बस हेडिंग याद करने से अब नहीं होगा, अंदर से क्वेश्चन बन रहा है। ऊपर से तो लोग प्रतिकर देने का आदेश याद कर ही लेंगे, लेकिन जब तक आप दो चार अंदर की बातें मुख्य मुख्य नहीं जानेंगे। अब वर्तमान कंपटीशन थोड़ा अंदर से पूछ रहा है, ध्यान से इसको देखिए। एक हम उदाहरण मान हानि का दे रहे हैं, सबसे अच्छा उदाहरण मान लीजिए ये ए ने ए एक व्यक्ति था जिसने मानहानि किया था किसकी? बी की। और बी ने ए के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा किया था, यानी कि आईपीसी की धारा 500 के तहत मुकदमा किया। ऐसी दशा में न्यायालय ए को बी की मानहानि के लिए सजा देता है और 1000 रुपया जुर्माना ए पर लगाता है। फिर धारा 357 के तहत निर्णय में आदेश देता है कि ये जो 1000 जुर्माना है इसमें से 500 बी को, यानी कि पीड़ित को किस रूप में दिया जाए? प्रतिकर। पूरा भी दिलवा सकता है, लेकिन हमने कितना दिलवाया? 500। अब बी को ये अधिकार है कि वह सिविल न्यायालय में सिविल वाद दायर करके उसी मानहानि के लिए किससे मुआवजा वसूल ले? ए से। जब ए सजा पा लिया और तब भी पुनः आपका क्या करता है
कि सिविल न्यायालय में ए के खिलाफ मुकदमा करता है और ये मांग करता है कि हजूर ए ने हमारा डिफमेशन किया था, अपमान किया था, मानहानि किया था और इस मानहानि के लिए ए से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। न्यायालय ने मुआवजा 1000 निर्धारित किया, तो इसी मामले में तो बी क्रिमिनल कोर्ट से कितना पा चुका है, 500। तो जो सिविल न्यायालय 1000 निर्धारित करेगा, अब उसमें से कितना मुजरा करा दिया जाएगा, कितना कटौती कराया जाएगा, कितना हिसाब में लिया जाएगा, 500। और बी को अब सिविल न्यायालय के आदेश से कितना मुआवजा केवल मिलेगा, 500। तो हिसाब में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, यानी कितना पैसा क्या होगा, कटौती की जाएगी, उसको कहते हैं कि मुजरा कर दिया जाएगा, सेट ऑफ प्रतिसाधन। डांस वाला मुजरा नहीं भाई, सपना चौधरी और इत्यादि राखी सावंत का मुजरा न याद किए रहिएगा। ये मुजरा मतलब एक दो लोग पूछ रहे थे, नए लोग, ये मुजरा क्या होता है, तो हम कहे कि किसी दिन आ जाएगा तो बताया जाएगा भाई डिटेल में। और मुजरा मतलब कि 4-5 जगह से एक साथ एकत्र करके बताएंगे। इस प्रकार आपका 357 समाप्त होती है। अब अगली धाराएं देखिए, अगली धाराएं भी काफी महत्वपूर्ण है। इधर 357A, 357B और 357C। निश्चित रूप से मैं बता दूं, प्री में एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं गया नहीं, अब तो मेंस में भी आने लगा है। और पिछली बार यूपीजे में आपका मेंस में भी ये पूछा गया था, 357A विक्टिम कंपसेशन स्कीम, आहत आहत प्रतिकर योजना या पीड़ित प्रतिकर योजना यानी कि स्कीम। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन बने कि पीड़ित प्रतिकर योजना किस सेक्शन में है, तो 357A कैपिटल है। देखिए पिछले कई लोग यहाँ गलत करके आते हैं, फिर एक बार दोनों सेक्शनों को समझिए। अगर शब्द दे कि पीड़ितों को प्रतिकर का आदेश किस धारा के तहत दिया जाता है, तो 357 मार्क कराइए। और हल्का सा चेंज कर दे कि पीड़ित प्रतिकर योजना या विक्टिम कंपसेशन स्कीम या आहत, या दे दे आहत प्रतिकर या कंपसेशन योजना या प्लानिंग कहाँ दी गई है, तो तुरंत धारा सेक्शन चेंज करेंगे और कौन सा सेक्शन आ जाएगा, 357A। भाई याद रखिए कौन सा सेक्शन, 357 है। ये दो अटैक करिएगा। देखिए आपका एक पॉइंट छूट गया भाई, 421 अभी छूटा है, तब 357A पढ़ाया जाए। अभी एक पॉइंट आपका छूटा है, उसको फिर आपका 357 पर बैक जाना है। एक लाइन और 2 लाइन छूटी हैं बातें, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ कई लोगों से ये आपका बिहार जेके और यूपी जेके इंटरव्यू में भी पूछा गया, अतः इसको भी बताना यही आवश्यक है। वैसे कल मैं बताया था, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ। देखिए मान कि एक हमने नियम बताया था कि सामान्य नियम यह है कि अगर किसी अभियुक्त पर जुर्माना लगाया गया है और वह फाइन या जुर्माना देने में डिफाल्ट कर गया, डिफाल्ट कर गया मतलब व्यतिक्रम कर गया, व्यतिक्रम कर गया मतलब चूक कर गया, और चूक कर गया मतलब कि पैसा दिया नहीं। तो जब जुर्माना भी दंड का एक रूप है और जुर्माना वाला पैसा नहीं देंगे तो आप जाएंगे जेल, एक्स्ट्रा जेल, यानी कि जुर्माना न देने के बदले या एवज में कहाँ जाएंगे, जेल। तो ये एक व्यक्ति था, इस पर 1000 जुर्माना लगाया गया, जुर्माना नहीं दिया तो इसे कहाँ भेज दिया गया, जेल।
और जो जितना जेल हो सकता था उतना नियम नहीं बताया जा रहा, बहुत लंबा चल जाएगा, क्योंकि 5 7 8 धाराएं फिर कोरिलेट फालतू में करनी पड़ेगी, उसको बाद में बताया जाएगा। बस ये जानिए कि ये 1,000 नहीं दिया है तो इसके बदले में कहाँ जाएगा, जेल, यानी कि कारावास भुगतेगा। अब कितना भुगतेगा ये बाद में पढ़िएगा, अभी नहीं। ये जेल की हवा खा लिया, पूरी सजा भुगत लिया, 1,000 पूरा पैसा कट गया, जेल से बाहर आ गया। तो जब जेल की हवा खा लिया जुर्माना न देने के कारण, तो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि क्या पुनः ए से 1,000 रुपया वसूल किया जाएगा कि नहीं। तो सामान्यतः नहीं किया जाएगा, क्योंकि सामान्य नियम ये है कि किसी भी व्यक्ति को भली मार न दी जाए, यानी कि आपका 2 बार संकट में न डाला जाए, यानी कि एक तो वह जेल भी भुगता और उसी मामले में पुनः जुर्माना वसूला जाए। ये जनरल रूल यही है, या सामान्य नियम यही है कि अब उससे जुर्माना न वसूला जाए। लेकिन 421 सेक्शन में, याद रखिएगा किस सेक्शन में, 421, 421 सेक्शन में, यानी कि सीआरपीसी की धारा 421 में इसके 2 एक्सेप्शन है, और दोनों एक्सेप्शन याद करके जाइए, कल बताया भी गया था। पहला, मजिस्ट्रेट कैसा कारण लिख के आदेश दे स्पेशल, और मैं 2 3 उदाहरण कल बताया था। और दूसरा जो हमें बताना है कि यदि न्यायालय ने 357 के तहत जुर्माने की पूरी रकम या उसकी कुछ रकम पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है, तो भले ही अभियुक्त जुर्माना न देने के कारण एक्स्ट्रा जेल भुगत चुका है, फिर भी अभियुक्त से या अपराधी से जुर्माना वसूला जाएगा। तो कहाँ से ये शुद्ध रूप से कोरिलेट हो रही है, किस धारा से, 357। कल भी बताया गया, फिर एक बार बताया गया, कठिन थोड़ा सीआरपीसी जरूर है। अब कोई नए लोग चाहें कि एक बार में हम जान लें, तो ये सीआरपीसी एविडेंस और सीपीसी एक बार में पूरी बात पकड़ना संभव नहीं। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नए लोगों को भी आए, पुराने लोगों को, लेकिन नए लोगों के बस की बात ही नहीं है कि एक बार पढ़कर और 100% कवर कर लें, किसी भी कीमत पर नहीं है। 10 बार लोग पढ़ते हैं तब भी एविडेंस कुछ न कुछ उनको छूटा रहता है। तो इसीलिए बार बार आपका अभ्यास करते रहिए, यही इसका उपाय है। और जितनी बार अभ्यास करेंगे आप देखेंगे कि आपको कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा। तो जो अच्छे वकील रहते हैं वो जाकर देखिए तो बार बार अपना एआईआर और सब क्या करते हैं, ऐसे नहीं 2 लाख और 1 लाख फीस ले रहे हैं, ऐसे नहीं ले रहे हैं क्या, ये इसके लिए वह मेहनत करते हैं, रात भर रूलिंग खोदते हैं और तब जाकर सुबह क्या करते हैं, बहस करते हैं। इसीलिए उन्हें समय भी दिया गया है कि शनिवार को और रविवार को कोर्ट बंद रहेगी, ताकि मुकदमा वकील साहब तैयार कर सकें, रूलिंग खोज सकें और अपने केस में अच्छे पैरवी की क्या कर सकें, तैयारी। इस कारण से छुट्टी है शनिवार को, और ये नहीं कि दूसरे कारण से आपका कोर्ट, हाई कोर्ट बंद रहता है। तो आइए अब देखा जाए आपका 357A। अभी आपका कई राज्यों में पूछा गया, विद्यापीठ में भी एलएलएम में पूछा गया था, यूपी जे मेंस में आ चुका है, बिहार में आ चुका है, अब हर एक जगह मान के चलिए आ चुका है। इसको पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, तो देखिए भाई, इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। इसको जब भी पढ़िएगा तो पहले तो 2WA पढ़िएगा, कौन सी धारा, 2WA। फिर आपका 357A पढ़िएगा। फिर एक कानून बना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987।
फिर एक याद रखिए, कौन सा कानून बना है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। वह कानून भी हल्का सा जानना पड़ेगा, और इस कानून से भी आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बना है कि जो लोक अदालत गठित होती हैं, यानी कि लोक अदालत जो गठित होती हैं, वह किस कानून के तहत की जाती हैं? तो अच्छे से ध्यान रखिए, इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन बन चुका है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये लिखवाया जाएगा आपका शुक्रवार शनिवार को भाई। अभी 1-2 दिन लेक्चर चलेगा, तब लास्ट में लिखवाया जाएगा। फिर एक बार देखिए, अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस कानून में दिया गया है? तो शुद्ध रूप से इसी कानून में एक और प्रावधान है, निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि फ्री में लीगल एड देना। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब आइए फिर 2WA से कहानी शुरू किया जाए। 2WA में मैं बता भी चुका हूँ, अभी हमने बताया 357 को भी पढ़ाते समय कि विक्टिम या आहत या आपका पीड़ित को परिभाषित किया गया है। पीड़ित का मतलब जिसे क्षति हुई है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति का संरक्षक और क्षतिग्रस्त व्यक्ति का विधिक उत्तराधिकारी, ये तीनों क्या माने जाएंगे? पीड़ित। अब इन पीड़ितों के लिए एक स्कीम चलाई जा सकेगी और एक योजना बनाई जाएगी ताकि पीड़ितों का पुनर्वास किया जाए, यानी कि क्या दिया जाए? धन धन धन। तो इसी को हम क्या कह देंगे? पीड़ित प्रतिकर योजना। अब कौन योजना बनाएगा? कौन मुआवजा देगा? कौन मुआवजे का निर्धारण करेगा? कितना मुआवजा दिया जाए? तो मुआवजा भाई आपका सरकार देगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से योजना बनाएगी। फिर आपका कितना दिया जाए, इसका निर्धारण विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा, और तमाम चीज़ें हैं वहीं आपको समझनी है। फिर एक बार याद रखिए, देखिए भाई, एक एक करके आपका 357A अब बेरेक्ट शुरू किया जाए, तब कुछ अच्छी अच्छी बातें इसमें मिलेंगी। पीड़ित प्रतिकर स्कीम, पहला खंड देखिए अच्छे से। प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करेगी। यानी कि आपका पीड़ित प्रतिकर योजना कौन तैयार करती है? तो आपका जवाब रहेगा सरकार तैयार करती है। कौन सी सरकार तैयार करती है? तो राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के साथ क्या मिलकर। भाई याद रखिए, कौन तैयार करेगी? राज्य सरकार करेगी। किसके साथ मिलकर? और ये राज्य सरकार केंद्र ये निधि उपलब्ध कराएगी, पैसा उपलब्ध कराएगी, और उसी पैसे में से जिसको हानि हुई है, यानी कि जिसके प्रति अपराध हुआ है, या उसके डिपेंडेंट को यानी कि आश्रित को पुनर्वास के रूप में क्या दिया जाएगा? धन। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ 2-3 निकला, भले आप न समझ रहे हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन यहाँ निकल गया। अच्छा अच्छा, पहला क्वेश्चन ये निकला कि पीड़ित प्रतिकर योजना कौन तैयार करती है? देखिए ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलकर, और दे देगा राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर। तो कौन मार्क कराएंगे? राज्य सरकार किसके साथ मिलकर? हाँ, पहला। दूसरा क्वेश्चन, फंड मुहैया कौन कराती है प्रतिकर के लिए? राज्य सरकार की न्यायालय की विधिक सेवा प्राधिकरण की केंद्र सरकार? राज्य सरकार। भाई कौन एक फंड निर्धारित करेगी? राज्य सरकार।
अब फंड कितना मुआवजा दिया जाए, अब इसके लिए अभी आगे धैर्य रखिए, अभी नहीं, पहले ये जानिए कि एक योजना, फिर एक बार हम बता रहे हैं, गलती आपका विद्यापीठ में पूछा गया था ये, और तमाम जगह ये क्वेश्चन एराइज इस समय हो रहे हैं, तो फिर एक बार हम बता रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलकर आपका पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक स्कीम बनाएगी, धन की व्यवस्था करेगी, और आपका उसी धन में से पीड़ितों को और उनके आश्रितों को, अब यहाँ देखिए टेक्निकल क्वेश्चन, कि पुनर्वास किसका किया जा सकता है इस स्कीम द्वारा, दे देगा केवल पीड़ित का, दूसरा दे देगा पीड़ित के डिपेंडेंट या आश्रित का, माने जो उस पर आश्रित है, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। आश्रित शब्द लिखा गया है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, एक बार बैरेक्ट भी देखिए। दूसरा क्लास देखिए, जब कभी भी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आपका मैं बता दूं, भले आपको लग रहा हो कि आसान है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपका। इस पॉइंट में आपका ये है कि जब न्यायालय द्वारा ये सिफारिश की गई है कि भाई पीड़ितों को का पुनर्वास किया जाए, तो ऐसी दशा में अब समस्या ये आती है कि पीड़ितों का जब पुनर्वास किया जाए, तो कौन वह संस्था है जो इस बात का निर्धारण करेगी, यानी कि वह रकम का निर्धारण करेगी जो इस योजना के तहत विक्टिम या उसके आश्रित को दी जाएगी, तो राज्य सरकार न मार दीजिएगा, कौन करेगी, विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा। और कौन, देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यहाँ भी टेक्निकल क्वेश्चन है, कौन कर सकता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दोनों को अधिकार है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे। तो रकम क्या ये खुद देंगे कि ये रकम निर्धारित केवल करेंगे, ये केवल रकम निर्धारित करेंगे। रकम तो जो योजना राज्य सरकार कोष बनाई है, योजना बनाकर, उस कोष में से किसको दिया जाएगा, पीड़ित को या उसके आश्रित को। भाई काफी महत्वपूर्ण है, फिर एक बार देखिए, ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया जाता है, चाहे राज्य स्तर पर, अब सुप्रीम कोर्ट में भी बनता है, हाई कोर्ट में, जिला स्तर, तहसील स्तर पर, ये किस कानून के तहत बनता है, तो कानून का जरूर नाम याद रखिएगा, किस कानून के तहत। फिर हम कानून का नाम बता रहे हैं तीसरी बार आज, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। अगला शब्द देखिए भाई आपका तीसरा, यदि विचारण न्यायालय का विचारण की समाप्ति पर यह विश्वास हो जाता है कि सेक्शन 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मामले दोष मुक्ति या उन्मोचन पर समाप्त हो जाते हैं और पूरी पीड़ित को पुनर्वास करना है, वहां वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यायालय को लगता है कि अगर हम 357 के तहत जुर्माने की रकम में से सभी रकम या उसका कुछ भाग प्रतिकर के रूप में भी दिलवाएं, तो पर्याप्त पीड़ित के लिए नहीं होगा, या साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त तो या तो डिस्चार्ज यानी कि उन्मोचन हो गया उसका, या दोष मुक्त हो गया, और पीड़ित को तो पुनर्वास की आवश्यकता है, क्योंकि पीड़ित के प्रति अपराध हुआ और अभियुक्त क्या हो गया, दोष मुक्त। तो न्यायालय
प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकता है। तो बताइए सिफारिश करेगा तो कौन वह संस्था है जो प्रतिकर का निर्धारण करेगी? तो अभी बताया गया कौन, विधिक सेवा प्राधिकरण। अब प्रतिकर का निर्धारण करेगी, कौन करेगी? विधिक सेवा प्राधिकरण। अगला देखिए अभी आपका खंड 4 देखिए, जहां ये आपका खंड 4 देखिए, जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता या उसकी पहचान नहीं हो पाती, किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है, और जहां कोई विचारण नहीं होता, वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एप्लीकेशन दे सकते हैं। यानी कि अपराध से व्यक्ति पीड़ित हुआ, कौन अपराध किया इस बात का पता ही नहीं लग पाया या अपराधियों की पहचान ही नहीं हो पाई, और पीड़ित चाहता है कि हमें क्या मिल जाए राज्य सरकार से, मुआवजा। तो अब यहाँ भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बना है। तो ऐसी दशा में पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा किसके यहाँ आवेदन दिया जा सकेगा, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। अब ऑप्शन आपको हम बता रहे हैं, राज्य सरकार के यहाँ, दूसरा न्यायालय में, तीसरा विधिक सेवा प्राधिकरण के यहाँ, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कहाँ एप्लीकेशन दिया जाएगा? हाँ, एकदम अच्छे से याद रखिए, कहाँ दिया जाएगा? विधिक सेवा प्राधिकरण, चाहे राज्य स्तर पर या जिला। भाई अच्छे से इसको तैयार रखिए, इंटरव्यू में बना है, प्री में भी, कि एप्लीकेशन कहाँ दिया जाएगा, बिहार में बना है। अगला शब्द देखिए, अभी समाप्त नहीं हुआ भाई। जब ऐसी दशा में एप्लीकेशन दिया जाता है तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। विधिक सेवा प्राधिकरण कितने दिनों में जांच करके ये डिसाइड कर ले कि पुनर्वास के लिए प्रतिकर देने की आवश्यकता है या नहीं है? तो टाइम भी याद रखना अच्छे से, एक पॉइंट, कितने समय के अंदर? 2 मास। यानी कि फिर एक बार देखिए भाई, आपका खंड 4 देखिए, खंड 5 देखिए। यदि पीड़ित की तो पहचान हो गई लेकिन अभियुक्त की पहचान ही नहीं हुई, अभियुक्त कभी मिला ही नहीं, ट्रायल ही नहीं हो पाया, क्योंकि पहचान नहीं तो ट्रायल किस बात का। लेकिन पीड़ित को लगता है कि भाई प्रतिकर की आवश्यकता है, तो ऐसी दशा में पीड़ित जो है या उसके आश्रित हैं, मुआवजा की मांग के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें मुआवजा दिलवाया जाए। ऐसे एप्लीकेशन की जांच की जाएगी क्लास 5 में, सच्चाई की जांच कि क्या इनको प्रतिकर की आवश्यकता है कि नहीं। लेकिन जांच का समय याद रखिए, जांच कितने समय के अंदर पूरी कर लेनी चाहिए? 2 माह। भाई अंडरलाइन करिए, बैरक पर कितने माह? 2 माह। अगला देखिए खंड 6, यथा स्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की को यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से अन्यून पंक्ति के, अन्यून मने इससे नीचे नहीं, पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली प्रथम आपका सहायता सुविधा या चिकित्सा प्रसुविधाओं या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर प्राधिकरण चाहे राज्य स्तर वाला हो या जिला स्तर वाला उचित समझे तो तुरंत आदेश देगा कि इनको डॉक्टरी का दिया जाए, इसके लिए पैसा तुरंत क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। तो देख ही रहे हैं वकीलों के हालात, आप लोग देख ही रहे हैं। आपका वकीलों के लिए आपका ये था कि मेडिकल के लिए पैसा, तमाम पैसा हाई कोर्ट से रिलीज होता है,
तो पैसा 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 के लिए वकील आपस में क्या कर लिए, मार। ये कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि हम बढ़े तो हम बढ़े। भाई आपका हाई कोर्ट में पेपर में भी निकला है, पूरा चर्चा में ही है कि सीनियर वकील आपस में क्या हो गए, लड़ गए। अब इज्जत तार तार हो गई, इज्जत ही क्या बची। यानी कि जब सीनियर वकील ही आपस में क्या हुए, लड़ गए, तो हाई कोर्ट की कितनी इज्जत बची आप सोच सकते हैं। और सब किसके लिए, क्योंकि एक मेडिकल बिल पास करिए, अगर 40,000 का ही पास होता है तो 10,000 तो उनकी क्या जाता है, जेब में। आप सोच रहे होंगे कि लाखों खर्चा करते हैं, क्या केवल सम्मान के लिए? सम्मान के लिए नहीं, किसके लिए? पैसा पैसा पैसा। 1 लाख खर्चा करेंगे तो 1 करोड़ कमाएंगे। ये बिल्डिंग पुताई करानी है तो ये कराना है, तो ये टैक्स बढ़ा दिया है। आपका बार काउंसिल भी खूब कमा रहा है, रोज क्या कर रहा है, आपका बढ़ाया जा रहा है रजिस्ट्रेशन का। बार काउंसिल भी हमारा कमा रहा है। आपका 16-17 हज़ार लड़का कहाँ से देगा जो गरीब है, आप बताइए। तो इसके लिए विचार करना चाहिए। और इस बार ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा, कोई भी वोट मांगने आए, इस बार ये मुद्दा उठाया जाएगा कि भाई आपका फीस में क्या किया जाए, रजिस्ट्रेशन की कमी लाई जाए। अब आइए 357 बी देखा जाए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सी वाला है, लेकिन बी भी पढ़ना है, ये नहीं कि आपका 357 बी। इसकी भूमिका देखिए पहले। देखिए 357 के तहत न्यायालय को विवेकाधिकार था कि वह जुर्माने की पूरी रकम या कुछ रकम पीड़ित को कंपसेशन के रूप में दिए जाने का आदेश दे सके माने बाध्य नहीं था। 357 ए आपने पढ़ा कि आपका विक्टिम कंपसेशन स्कीम, यानी कि पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजना चलाई गई, और पुनर्वास के लिए योजना चलाई गई। लेकिन अब एक और आपकी धारा है 357 बी या ख, जिसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि जो कंपसेशन होगा वह जुर्माने के अलावा होगा। यानी कि जुर्माना तो ठीक ही है, जुर्माने के अलावा क्या होगा, कंपसेशन दिया जाएगा। यानी कि जो कानून है, अब इस ओर भी न्यायालय माने कानून ध्यान दे रहा है कि जुर्माने के अलावा आपराधिक मामलों में पीड़ित को या जिसके प्रति अपराध हुआ हो उसको कुछ क्या दिलवाया जाए, पैसा पैसा पैसा, यानी कि कंपसेशन या प्रतिकर। अब क्या सभी अपराधों में ऐसा है? नहीं, केवल 2 अपराध अब तक हैं, एक एसिड अटैक के मामले और दूसरा दुराचार के कुछ मामले। पूरा नहीं पढ़ना है, फिर एक बार समझिए, एक लाइन केवल। एसिड अटैक के मामले और कुछ दुराचार के मामलों में अब 357 बी के तहत ये आपका कह दिया गया है कि न्यायालय अभियुक्त पर जो जुर्माना लगाएगा उसके अलावा कंपसेशन भी दिलवाएगा, और जो कंपसेशन होगा वह जुर्माने में जुड़ा रहेगा कि अलग होगा, अलग होगा। लेकिन अभी भी सभी मामलों में नहीं, फिर मैं बता दूं, दुराचार के कुछ मामलों में, उसमें भी सभी नहीं, और एसिड अटैक के मामलों में वो भी ऐसे नहीं आई। जो छपाक फिल्म है आप देखे भी होंगे, काफ़ी टैक्स फ्री भी की गई थी। और आपका अब तो भाई सोशल मीडिया पर तुरंत कोई फिल्म आ जाती है, टैक्स फ्री भी की गई थी। आप देख सकते हैं कि समाज के तानों को सुनते हुए और हर एक परिस्थिति का सामना करते हुए, मीडिया की बयानबाजी को सुनते हुए भी वह हार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। लोग कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत ऐसे केस आते हैं, लेकिन वो ठानी और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, जीती, और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गाइडलाइंस उस केस में दिया, इसमें कोई शक नहीं है।
तो जब फिल्म बनाने वाले थे फिल्म बनाए और वकील साहब को बाहर कर दिए। भाई वकील साहब को क्या किए, जो लड़े लड़े थे केस, बाहर। तो फिर वकील साहब मैदान में आ गए कि तुम अपना नाम कमाओगे तो हमारा भी तो नाम हो कि हम लड़े हैं, भाई हमारा भी नाम हो। तो फिर वकील साहब का नाम उसमें रखा गया, कोर्ट चले गए थे। तो हुआ कि इनका भी, जैसे कि आपका निर्भया कांड में ये जो कुशवाहा जी हैं, जो काफ़ी अब तो भाई सक्रिय रहते हैं, हर एक जगह पहुंच जाती हैं, इनका भी देखिए फिल्म जब भी बनेगी या जो भी होगा तो ये भी आपका काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। यानी कि इन्होंने इस केस से बहुत प्रसिद्धि पाई है, मैं बता दूं। और दुनिया भर के लेडीजों में इनका स्थान अब आ रहा है, ये नहीं कि नहीं। तो इसका मतलब आपका एक लाइन फिर बता दें, तब आगे एक और धारा पढ़ाई जाए भाई, 1-2 मिनट। एक लाइन ये रहा कि अब कुछ मामलों में जुर्माने के अलावा कंपसेशन दिलवाया जाता है, और वह कौन से मामले हैं, अभी भी ज़्यादा नहीं है। एक एसिड अटैक और कुछ आपका दुराचार, दुराचार में भी सब नहीं। अब आइए लास्ट आज की धारा 357 सी चला जाए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है 357 सी, आईपीसी की धारा 166 बी से पढ़िएगा। देखिए करके पढ़िएगा इसको, उसको वहीं जोड़ लेना चाहिए। आईपीसी की धारा आपका 166 बी, ए नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, MFIR न दर्ज करना दंडनीय। कौन सी धारा, पेयर एक्ट पर लिख लेना चाहिए ताकि पढ़ते समय एक बार आईपीसी पर भी ध्यान दिया जाए। इसमें एक लाइन देखिए है क्या, इसमें ये है कि एसिड अटैक के मामले या दुराचार के कुछ मामलों में अगर चाहे पीड़िता को सरकारी अस्पताल ले जाया गया हो, किसी अर्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में, अस्पताल का ये विधिक कर्तव्य होगा कि वह तत्काल और निःशुल्क बिना पैसा लिए ऐसे लोगों का इलाज करे। और अगर अस्पताल ऐसे लोगों का इलाज करने से इनकार करता है तो ऐसे अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी सजा के हकदार होंगे। और सजा किस धारा में, आईपीसी में, तो कौन लिखवा गया, तो कितनी सजा है, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। मेरी राय में इस सजा को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, कम से कम इसे 7-8 साल रखना चाहिए और इसे एक नॉन बिलेबल ऑफेंस बनाना चाहिए, फिर संज्ञेय अपराध भी बनाना चाहिए, ताकि डॉक्टरों पर भी दबाव पड़े और जो बाहर से ही लाश को या पीड़िता को लौटा देते हैं वो भी थोड़ा क्या करेंगे, दंड की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो डरेंगे। अब 1 साल दंड है, कोई डरता ही नहीं डॉक्टर। और सब डॉक्टर सेटिंग ज़्यादा किए रहते हैं, ये से पुलिस से इत्यादि से और बच जाते हैं, क्योंकि उनकी सेटिंग होती है। यानी कि व्हाइट कलर कॉलर क्राइम है ये, श्वेत पोष अपराधी, किडनी निकाल लेंगे पता ही नहीं चलेगा। कुछ डॉक्टर हैं तो अलग बात है, तो आपका कल फिर से हम इसको बता देंगे बैरक से, लेकिन जितना आ सकता है उतना बता दिया गया। तभी आपका आईपीसी चलेगी भाई, अभी आपका मैंने 15 मिनट बाद सीआरपीसी फिर कल पढ़ाया जाएगा। अभी ये चैप्टर 365 अभी